अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टडी करने लगे हैं डीसी हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि द नीड फॉर जनरेशन, ठीक है, कि हमें हाई वोल्टेज जो डीसी है वो चाहिए ही क्यों। इसमें इस स्लाइड में इसकी एक्सप्लेन किया गया है कि थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस जो हैं जिसकी वजह से हमें हाई वोल्टेज डीसी चाहिए होता है, टेस्टिंग के लिए चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज में चाहिए होता है फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। इंडस्ट्रीज में चाहिए होता है, रिसर्च में चाहिए होता है, स्पेशली मेडिकल साइंसेज में। इसके अलावा एचवीडीसी ट्रांसमिशन वगैरह जो हो रही होती है उस ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारे कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स या इस तरह की जो भी और चीज़ें यूज हो रही हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए हमें एचवीडीसी जनरेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप लोगों ने देख लेना है। तो ये नीचे आगे स्पेसिफिक एग्जांपल भी दी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये एग्जैक्ट एप्लीकेशंस दी हुई हैं कि किस लिए हमें हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन होती है कि जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपके फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आपके हार्मफुल केमिकल्स जनरेट होते हैं, स्पेशली कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऐश के पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि एयर के अंदर अगर रिलीज हो जाए तो काफी प्रॉब्लम और पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए होते हैं उन्होंने चिमनीज के अंदर। उसमें क्या होता है कि वो चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के प्रिंसिपल से, ठीक है, वो उसकी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जनरेट करके, इंड्यूस करके, तो वो क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, तो चिमनी से बाहर नहीं जाने देते। इसी तरह और भी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आपने एक दफ़ा स्टडी कर लेना। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो डायरेक्ट टेस्टिंग वोल्टेज है, ठीक है, उसको इंटरनेशनली उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। वैसे तो क्या होता है कि आमतौर पे जो हमारा डीसी वोल्टेज है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी खास पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है। ये जो हमारा वीटीसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 किलो वोल्ट्स या जो भी वैल्यू है, तो स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन जब एक्चुअल रियलिटी में हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं तो वो आमतौर पे एसी से रेक्टिफिकेशन हुई होती है या और इस तरह का कोई सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो आउटपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसके अंदर ना रिपल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका रिपलिंग वोल्टेज हो सकता है, कम रिपल भी हो सकते हैं आपके, ज्यादा रिपल भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा सर्किट यूज किया और किस तरह के आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, किस तरह के आपकी डिजाइन वैल्यूज है। तो ये जो रिपल्स है ना, इनकी वजह, ये रिपल्स आमतौर पर पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एसी वेव से जनरेट कर रहे हैं तो ये पीरियोडिकली ऑसिलेट कर रहे होते हैं आपके रिपल्स जो है। तो उसके लिए फिर ये चीज हमने ये फॉर्मूला डिफाइन किया है, ठीक है। इससे इससे हम इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट डीसी वोल्टेज जो है हमारा आउटपुट पे आ रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट टेस्ट वोल्टेज इज डिफाइंड बाय इट्स अर्थमेटिक मीन वैल्यू, ठीक है। ये एक बेसिकली मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू है कि जो आपका वोल्टेज है, जो कि रिपलिंग वोल्टेज है, ठीक है, स्मॉल रिपल्स हैं, इसको आप इंटीग्रेट करें ओवर वन टाइम पीरियड। ये ओवर वन टाइम पीरियड इसकी इंटीग्रेशन की, यानी कि ये एरिया देखा कि क्या है वेव के अंदर, और उसको एक फुल उसी टाइम पीरियड पे जब डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस एवरेज वैल्यू को हम एज डीसी कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि इन फ्रीक्वेंसी इन रिपल से क्या होगी, 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसका क्या मतलब है कि ये जब हमें ये इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है तो इसका क्या मतलब है कि रिपल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो रिपल है ना उसको भी उन्होंने डिफाइन कर दिए कि ये जो आपका एम्पलीट्यूड है ना रिपल का, वो इस तरह डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये सिंपल एक चीज है, उन्होंने मैथमेटिकली लिखी हुई है कि देखें आपका रिपल इस तरह करके होगा, ठीक है, इस तरह करके पीरियोडिक रिपल होगा आपका। तो ये उसकी जो है वो ये उसकी मिनिमम वैल्यू है, वी मिनिमम, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वी मैक्सिमम, ठीक है। तो इन दोनों का जब आपस में डिफरेंस लेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये सेंटर वाली लाइन आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना, इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये वेव मेरे से ठीक नहीं बनी, लेकिन ये पीरियोडिक वेव होती है आमतौर पे, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जब मिनिमम और मैक्सिमम को आपस में माइनस करके जो वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज है, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एग्जैक्ट इसका सेंटर आ जाएगा। तो फिर क्या होएगा कि ये इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, जिस तरह किसी भी साइन वेव का एम्पलीट्यूड होता है, जितनी ऊपर होती है उतनी नीचे होती है, ऐसे ही ये तो जीरो एक्सिस पे होती है ना, ऐसे ही रिपल आपका जीरो एक्सिस पे नहीं होगा, किसी और पॉइंट पे होगा। तो वो पॉइंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह। तो ये आपका जो रिपल एम्पलीट्यूड है, ये इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिपल फैक्टर है आपका,
ठीक है, उसको किस तरह हमने डिफाइन किया हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ रिपल एम्पलीट्यूड टू द अर्थमेटिक मीन वैल्यू। ठीक है, आपका ये देखें, जो अर्थमेटिक मीन हमने पिछली स्लाइड में देखा था वो, और ऊपर ये जो ये अब हमने रिपल एम्पलीट्यूड देखा है, ठीक है, इसको आपस में इनकी रेशियो लें तो इसको हम कहते हैं ये है रिपल फैक्टर। ठीक है, और आगे ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो क्या डिफाइन करते हैं कि कितना रिपल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, फिर आपकी डीसी वोल्टेज ठीक हुई या नहीं हुई, जनरेट आपका सर्किट ठीक है नहीं ठीक, इस तरह की बात की हुई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एसी टू डीसी कन्वर्जन। ये हमारा मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग हाई डीसी वोल्टेज है। ठीक है, द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ ऑब्टेनिंग एचवीडीसी। ठीक है, ऑल रेक्टिफाइड डायोड्स यूज नाउ आर ऑफ सिलिकॉन टाइप। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया था कि किस तरह का हाई वोल्टेज होता, किस तरह का आपका एसी टू डीसी कन्वर्जन होती है, ये यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल लग रहा है। बस ये है कि जो आपके डायोड्स है ना, वो उनकी डिजाइनिंग इस तरह की है कि वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जो उनसे हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्न आउट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि किस टाइप का मटेरियल है, सिलिकॉन टाइप मटेरियल है, और वो हंड्रेड्स ऑफ किलो वोल्ट्स को भी बर्दाश्त कर जाता है, और ये किस तरह करता है, ये यहाँ पे ये बात डिस्कस की हुई है, इसको आप देख लीजिएगा एक दफा। अच्छा जी, ये अब हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट आ गया। ये सर्किट काफी फेमिलियर है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पहले यही स्टडी किया होगा। इसको अब हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका वोल्टेज हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, या एसी सोर्स है कह लें आप पीछे। ठीक है, तो जो ये वाली चीज है, ये आपका पीछे एसी सोर्स है। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर हो सकता है, ट्रांसफार्मर ही होता है आमतौर पे। ठीक है, ये आपका एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स में क्या होना है कि ये आपकी जो वेव है, ये साइन वेव दिखाई हुई है ओरिजिनल। ठीक है, यहाँ आप इसको देखें अपनी फिगर में, तो साइन वेव दिखाई हुई जो ओरिजिनल है। तो ये वाली जो वेव है, ये वाली, ये आपको मैं रफली बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ड्रॉ करने से खराब हो रही है, लेकिन आपको रफली आइडिया हो रहा है। ये वाली जो वेव है ना, ये आउटपुट वेव है आपकी, और ये आउटपुट वेव इस तरह किस तरह हो रही है, ये कैपेसिटर की वजह से हो रही है। ठीक है, जब आपका डायोड यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, तो ये कैपेसिटर को चार्ज करने लग जाता है। ठीक है, तो जब ये कैपेसिटर को चार्ज करने लग जाता है, तो यहाँ पे ये चीज शो की हुई है इन्होंने, कैपेसिटर चार्जिंग। ये वाली जो चीज है ना यहाँ पे, ये चीज शो की है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटर पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया, ये वाली चीज यहाँ पे शो की है। ठीक है, कैपेसिटर पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया। तो आमतौर पे जब फर्स्ट टाइम चार्ज होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा चार्ज होना। ठीक है, लेकिन उन्होंने चूंकि ये कॉन्टिन्यूस वेव दिखाई, तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम पे ऐसे होगा, उसके बाद नहीं ऐसे होगा। तो ये फर्स्ट टाइम पे आप अज्यूम कर लेंगे यहाँ से चार्ज होने लगा है, तो ये पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया। जब ये पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया, उसके बाद यहाँ इसका, जब ये वोल्टेज गिरने लग गया, यहाँ से वेव नीचे गिरने लग गई है, तो कैपेसिटर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं अभी छोटे वोल्ट से ही आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 वोल्ट पीक वैल्यू है, तो जब पीक पे चार्ज हो गया तो यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट आ गया ना। तो जब ये पीक से दोबारा वोल्टेज नीचे गिरने लगेगा, माइनस यहाँ पे माइनस में नहीं, सॉरी, 11 वोल्ट ही बेशक हो जाएगा। ठीक है, नीचे गिर के, तो ये क्या होगा, ये डायोड फिर रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 11 वोल्ट है। तो यहाँ जो इसकी पॉजिटिव वाली साइड है उस पर कम वोल्टेज है, बेशक नेगेटिव नहीं है, लेकिन इस साइड की निस्बतन यहाँ पे कम वोल्टेज है, तो ये डायोड कंडक्टिंग छोड़ देगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पीछे से आपकी जो है वो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, बस क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ना, यहाँ से करंट पास करने लग जाएगा आपके इस रेजिस्टर में से, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, हमारी ये जो दूसरी वेव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो हमारा बेसिकली कैपेसिटर है ना, ये डिस्चार्ज होने लग गया। अब ये कितनी जल्दी डिस्चार्ज होता है, ये इस तरह जा रहा है या ये इस तरह भी जा सकता है वेव। ठीक है, मतलब कितनी जल्दी ये चीज डिस्चार्ज हो रही है वो डिपेंड कर रहा है आपके कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे। ठीक है, चूंकि आरसी टाइम कांस्टेंट पे, लेकिन आमतौर पे इसका हमने डिजाइन इस तरह किया होता है कि ये कम से कम रिपल हो। तो ये हमारी आउटपुट वेव जा रही है कि ये कैपेसिटर जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तब तक क्या होता है कि पीछे से दोबारा पॉजिटिव वेव आ जाती है। तो फिर अगर ये डिस्चार्ज होते होते फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट पे पहुंच गया, तो जैसे ही यहाँ पे 9.1 वोल्ट आया, ठीक है, तो ये दोबारा से कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही दोबारा पॉजिटिव वेव आई, ये दोबारा से कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू होगी, फिर पीक तक गया, फिर दोबारा से डिस्चार्जिंग शुरू होगी। तो
ये हमारी आउटपुट वोल्टेज में इस तरह के जो है इस तरह होने लग जाता है कि यहाँ पे ना रिपल फॉर्म करने लग जाता है। ये हमारा रिपल इस तरह, ठीक है। अब ये जो रिपल है इसको यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ है कि जी 2 डेल्टा वी इसमें हमने क्या था पीछे हमने देखा था जो डेल्टा वी है आपका ये 0.5 इंटू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम है, ठीक है। 0.5 इंटू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, तो यानी कि ये इसकी ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा। वी मैक्स वी मिनिमम को माइनस करके सेंटर वाले पॉइंट ही निकलेगा ना, इसको जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है वो ऑब्वियसली फिर 2 डेल्टा वी हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा वी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका डेल्टा वी है, तो 2 डेल्टा वी हो जाएगा ये टोटल जो रिपल है आपका, ठीक है। ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई हुई। इसके अलावा ये बताया हुआ है कि ये जो है हमारा टाइम पीरियड जो टोटल है उसको 1 बाय जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल है। और ये इन्होंने ये जो करंट है, ठीक है, ये जो चार्जिंग करंट के बारे में बताया हुआ है कि जिस पॉइंट पे सिर्फ ये चार्ज हो रहा है ना तब ये करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है, अदरवाइज फ्लो नहीं कर रहा आपके जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर से, ठीक है। ये जो बाकी ये सारी वेव है ना इस पॉइंट पे आपके ट्रांसफार्मर से नहीं करंट आ रहा, आपको बेसिकली कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से जा रहा है, तो ये आपकी इनपुट जब चार्जिंग हो रही तब करंट आ रहा है, ठीक है। ये इन्होंने चीज डिस्क्राइब की हुई है। तो इसको उन्होंने यहाँ पे किया दिया है अल्फा टी। अल्फा कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी फ्रैक्शन है टोटल टाइम पीरियड की। जो ये वाला टाइम है ना ये, ठीक है, जाहिर है एक टोटल टाइम पीरियड के एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है ना कि उसका एक हिस्सा है, तो वो कितना हिस्सा है कितनी फ्रैक्शन है वो अल्फा से हमारी डिस्क्राइब हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही बात दोबारा लिखी हुई है, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज वी मैक्स तक आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। ये चार्ज तब तक होगा जब तक के आपका जो है आउटपुट वोल्टेज यानी कैपेसिटर का वोल्टेज वो जो आपकी इनपुट वेव आ रही है उससे कम है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि पीक 12 तक चार्ज हो रहा है ना, तो जैसे ही 12 से पीक गिरेगी 11 वोल्ट पे इनपुट वोल्टेज चली जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आपको जो आउटपुट वाले टर्मिनल पे क्योंकि 12 वोल्ट और इनपुट वाले पे 11 है तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। वही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो ये सारी वो जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया सब कुछ वही बताया हुआ है, ठीक है। और ये जो चार्ज ये इक्वेशन लिखी है ना ये आपके चार्ज के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। ये आप इसको इक्वेशन को देख लें कि ये जो चार्ज है ना ये आपके करंट की इंटीग्रेशन होती है, तो जो आपका चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है लोड तक वो आपका ओवर टाइम पीरियड आप इंटीग्रेशन करें लोड करंट को, ठीक है, तो वो आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ये वो बात लिखी हुई है यहाँ। और यहाँ पे आपका जो रिपल है उसके बारे में बताया हुआ है कि वो वी मैक्सिमम और वी मिनिमम के दरम्यान में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जो वी मिनिमम है आपका उसको वही उन्होंने उसको लिखा है रीअरेंज करके लिख दिया है कि इसी इक्वेशन को बेसिकली रीअरेंज करके लिखा है जो हमने पहले देखी थी कि डेल्टा वी हमारा किसके इक्वल होता है 1/2 यानी 0.5, ठीक है, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 डेल्टा वी इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। तो आ, इसके बाद हमारा इसको जब हम वी मिनिमम को अगर हमने सब्जेक्ट बनाना हो तो ये हमारा हो जाएगा वी मिनिमम इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस 2 डेल्टा वी, ठीक है। ये वही चीज होगी, ये वही वाली इक्वेशन जो यहाँ पे ये दी हुई है। तो ये बेसिकली वही जो हमने फर्स्ट रिपल की इक्वेशन देखी थी उसी से ड्राइव की हुई उन्होंने, ठीक है। तो चार्ज इज ऑल्सो सप्लाइड फ्रॉम ट्रांसफार्मर विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन। और ये वो बात लिखी हुई है कि ट्रांसफार्मर से किस टाइम पे चार्ज आ रहा है, ट्रांसफार्मर से किस टाइम पे करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसी टाइम पे जब सिर्फ कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है। पिछले ग्राफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक खास पोर्शन ऑफ टाइम है जिस तरह ये जो हमारी वेव है इस पे इस तरह की हमारी वेव है इस तरह की, तो यहाँ पे इतना सा जो सिर्फ पोर्शन है ना ये इतना सा, ठीक है, ये चार्जिंग पोर्शन है। उसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर यहाँ से जो इतना सा पोर्शन है ना ये टाइम का ये वाला ये चार्जिंग का पोर्शन है आपका। तो सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर जो आपका करंट आ रहा है ट्रांसफार्मर से वही करंट आपका चार्ज दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज फिर उन्होंने चार्ज को इस तरह डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये अल्फा टी इसलिए लिखा है क्योंकि ये टोटल अगर यहाँ से
यहाँ तक का आपका टाइम पीरियड टी है, तो ये जो इसका पोर्शन है इसको इन्होंने अल्फा टी कह दिया क्योंकि इसकी खास फ्रैक्शन है। तो चूंकि सिर्फ करंट बाकी जगह पे इनपुट करंट नहीं है, जीरो है, सिर्फ इसी पॉइंट पे इनपुट करंट आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने अल्फा टी के हिसाब से इंटीग्रेशन करके उन्होंने कहा कि ये चार्ज आ रहा है इनका यहाँ पे, ठीक है। तो ये वही सारा चार्ज है जो कि पहले कैपेसिटर में स्टोर हो जाना है और उसने बाद में लोड पे जाना है, ठीक है। तो लोड का जो फुल टाइम पीरियड पे चार्ज है ना, लोड का फुल टाइम पीरियड पे चार्ज वो सिर्फ अल्फा टी चार्ज जो सा इनपुट से आ रहा है उसके इक्वल है, क्योंकि ये जब अल्फा टी टाइम पीरियड में जो इनपुट से चार्ज आ रहा है वो आपका कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। वो जितना भी आ रहा है चार्ज वो सारा कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया है। और जब फिर इनपुट से कोई चार्ज नहीं आ रहा, सिर्फ कैपेसिटर लोड को चार्ज दे रहा है, तो जाहिर है कैपेसिटर एनर्जी कंजर्वेशन का यहाँ पे प्रिंसिपल जेन में लाएं कि कैपेसिटर ने जो अपने अंदर चार्ज स्टोर किया वही लोड को देना है ना, बेशक वो एक थोड़े से टाइम में दे दे, बेशक पूरे लंबे टाइम में दे रहा हो, ठीक है। तो जो उसने अल्फा टी टाइम में इनपुट से चार्ज लिया था, स्टोर किया था, वो टोटल टाइम पीरियड में वो लोड को दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर इनपुट लोड को हमने इंटीग्रेट करंट को इंटीग्रेट करना है चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इनपुट करंट को, तो वो अल्फा टी पे इंटीग्रेशन होगी उसकी, ठीक है। और जब अगर हमने आउटपुट करंट को इंटीग्रेट करना है चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, तो वो टोटल टाइम पीरियड पे होगी। चूंकि इनपुट से अल्फा टी टाइम पीरियड में कैपेसिटर ने चार्ज लिया और फिर आउटपुट को टोटल टाइम पीरियड यानी कि टोटल टाइम पीरियड टी में उसने वही चार्ज आउटपुट लोड को उसने दिया।